सो रिसेंटली एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसका नाम था क्वांटम रियलिटी डज मैथ एग्जिस्ट। और ये आर्टिकल पढ़ के मुझे यकीन नहीं आया था कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून जैसे एक वेल रिप्यूटेड न्यूज़पेपर में, या फिर कुछ भी आप कह लो, इसको न्यूज़पेपर कह लो, मैगज़ीन कह लो, लेकिन आई थिंक न्यूज़पेपर कहना बेहतर है, तो उसमें इस तरह का आर्टिकल पब्लिश हो सकता है बिकॉज इट्स लिटरली नॉनसेंस, राइट? सो लेट्स सी कि इस आर्टिकल में लिखा क्या है। और इस आर्टिकल को मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। इस तरह के आइडियाज़, सूडो साइंस जिनको हम कहते हैं, इस तरह के आइडियाज़ बहुत से लोगों के जहन में है, तो आई थिंक इस पे हमें बात करने की ज़रूरत है, राइट? और इस पे बात करना जो है वो अपना टाइम ज़ाया करने के मुतरादिफ नहीं है, जिस तरह कि आई थिंक बहुत से लोग समझते हैं। सो लेट्स सी। सो स्टार्ट इस तरह होता है कि एवर सिंस द 1960s डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट DSE, मैंने लिटरली आज तक फिज़िक्स कम्युनिटी में किसी को DSE कहते नहीं देखा, लेकिन ओके, एब्रीवेशन तो आप किसी भी चीज़ की बना सकते हो। रियलिटी हैज़ नॉट बीन द सेम। वेल, पहली सबसे पहली बात तो ये है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 1960s में नहीं हुआ था, राइट? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वह 1929 में हुआ था। अगर आप जॉर्ज पैकेट थॉमसन के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो तो 1960s लिखने की यहाँ पे क्या तुक बनती है, किसी को पता लगे तो प्लीज़ मुझे भी बताना। The fact that single electrons shot through a setting of two slits accumulatively made a wave pattern on the screen, but when a beam of detector light was put across the slits, the wave function of the electrons collapsed and they behaved as particles again. Right. Okay, then this is not wrong. So has led to two conclusions. One that particles have a dual particle wave behavior, and the other that electrons or quantum particles change their behavior when they find an observer detector in their settings. Okay, so far so good, except 1960s. वो लिखने की कोई तुक नहीं है, और DSC, come on, we don't need that abbreviation. In fact, in 1924, de Broglie postulated that E is equal to mc square that Einstein had postulated. Come on, this is derivable from special relativity. This is not a postulate. Actually meant that energy and mass are interchangeable, meaning that all particles with masses can behave as waves. Okay, if you say so. So, well, this is true, but actually E is equal to mc square लाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें. All waves can behave as particles too. Okay, following that, in the Copenhagen interpretation, 1924 to 1927. Oh my God. Copenhagen interpretation को मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 20s में आई थी. Copenhagen interpretation, पहली बात तो ये है कि कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन लफ्ज़ जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हाइजेनबर्ग की इजाद है, ये वर्ड जो है, क्योंकि हाइजेनबर्ग जो था वो नाज़ी जर्मनी का जो एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट था उसका हेड था, तो उसने अपना ताल्लुक़ बोहर और पाउली और इस तरह के और लोग, जैसे कि हैं बोहर और पाउली मेन कैरेक्टर्स हैं, इनके साथ ताल्लुक़ शो करने के लिए उसने कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन का नाम लिया, एज़ इफ़ इन तीनों लोगों के, यानी कि हाइजेनबर्ग, बोहर और पाउली के एक जैसे ख्यालात हैं, लेकिन एक्चुअली ये बात भी गलत है, इन तीनों के ख्यालात एग्जैक्टली सेम नहीं थे। तो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कोई एक सेट ऑफ आइडियाज़ नहीं है, राइट? तो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के सामने 1924 से 27 लिखने की तो आई डोंट नो क्या है, किसी को पता हो तो मुझे भी बताना। सो नील्स बोहर, okay, so following that, in Copenhagen interpretation, Niels Bohr and Heisenberg came up with the conclusion that light is neither a particle nor a wave, rather it is the experimental setting that will force it to behave either as a particle or a wave. And the DSE and the double slit experiment on electrons further proved this conclusion. Okay, that's true. So it was also concluded that both the wave or particle properties are present in the substance in the form of probabilities, possibilities, and only one of them is exhibited depending on the observer. Well, no, इसमें observer पे okay, आप जब ये कहते हो कि पॉसिबिलिटीज़ जो है उनमें से एक आएगी डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर, तो एक्चुअली ये पिक्चर पेंट करता है कि एक ही ऑब्जर्वर अगर हो, अगर हम ऑब्जर्वर चेंज ना करें तो एक ही पॉसिबिलिटी बार बार आई जाएगी. दैट्स सिंपली नॉट ट्रू, राइट? सो इट डजंट डिपेंड ऑन एनीथिंग, दिस इज़ रैंडम.
राइट. वो कुछ इंटरप्रिटेशन है जैसे कि मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन जहाँ पे तमाम पॉसिबिलिटीज़ शो अप होती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिस के अंदर. लेकिन अगर हम कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन में ही रहें तो आउटकम क्या आएगा वो डिटर्मिनेबल ही नहीं है. राइट. इट्स नॉट डिटर्मिनेबल. इट्स द मोस्ट रैंडम थिंग इन द होल यूनिवर्स एक्चुअली. बिकॉज जो रैंडम नंबर्स हम कंप्यूटर साइंस में देखते हैं वो भी एक्चुअली रैंडम नहीं होते. वो उनको जनरेट करने का एक फार्मूला है तो उनको सूडो रैंडम कहना बेहतर है. लेकिन क्वांटम सिस्टम्स में कौन सी पॉसिबिलिटी शो अप होगी दैट्स completely random. So it doesn't depend on the observer. Okay, this behavior, I don't know behavior को commas में लिखने की क्या ज़रूरत है. So this behavior of subatomic particles and the photons of light invites us to think if the aspects of matter are observable and that makes आना चाहिए, sorry, and that makes the existence of matter real for us. No, sorry, aspects है तो okay, फिर make ही आना चाहिए. I'm sorry. Okay, so like there being particles. Okay, having mass and weight की कोई ज़रूरत नहीं है weight के नाम लेने की यहाँ पे. Weight is a different thing. You're bringing in gravity. खैर. Or being waves carrying some form of energy are all external properties of the real substance. A simple analogy would be like a person has both possibilities of a good or a bad mood in him or her, but only one of the moods is exhibited uniquely to an observer entering the room, probably because it is the observer who is making. No, देखा again ये पिक्चर पेंट करने की कोशिश की जा रही है कि जो आउटकम है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है. दैट्स नॉट ट्रू. राइट. एटलीस्ट कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन में तो इट्स नॉट ट्रू. राइट. ऑब्जर्वर डिपेंडेंट इंटरप्रिटेशंस हैं लेकिन अगर आप कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन की बात कर रही हो, राइट, एंड दैट्स नॉट ट्रू. कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन में ऑब्जर्वर सिर्फ ये करता है कि वो वेव फंक्शन कोलैप्स करता है. दैट्स इट. एक मेजरमेंट कहना बेहतर है. एक मेजरमेंट जो है वो वेव फंक्शन कोलैप्स करती है. लेकिन वेव फंक्शन कोलैप्स के बाद कौन सी पॉसिबिलिटी दिखेगी हमें, इसका ऑब्जर्वर से कोई ताल्लुक़ नहीं है. ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जर्वर अगर रहे, ऑब्जर्वर चेंज ना हो तो वही मूड कह रहा हूँ वही पॉसिबिलिटी बार बार आएगी. लेकिन जो मूड वाली एनालॉजी है इसमें अगर एक ही ऑब्जर्वर बार बार एंटर हो रूम में तो उसका मूड चेंज नहीं होगा, उसका मूड वही रहेगा. तो लेकिन ऐसा क्वांटम सिस्टम्स में नहीं होता. सपोज़ करो कि आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सपोज़ करो कि स्पिन जेड डायरेक्शन में स्पिन अप स्टेट में है. अगर वो जेड डायरेक्शन में स्पिन अप स्टेट में है तो फिर उनका एक्स डायरेक्शन में क्या स्पिन होगा, वो अप या डाउन, दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो 50% प्रोबेबिलिटी के साथ एग्जिस्ट करती हैं. तो अगर आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे और एक ही ऑब्जर्वर 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स का एक्स कंपोनेंट मेजर करे तो ऐसा नहीं है कि उसको सब के सब इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्स कंपोनेंट है स्पिन का वो सेम दिखेगा. राइट. तो अब एक ही ऑब्जर्वर रहे तो भी डिफरेंट आउटकम्स आ सकते हैं. तो ऑब्जर्वर पे ही डिपेंड नहीं करता ये. दिस इज़ सो रॉन्ग. ओके. So probably because it is the observer who is making the person happy or angry. So is what the observer observes an intrinsic property of the person or just a superfluous behavior caused by the presence of the observer? Again, idea वही है पिक्चर पेंट करने का. तो मैं पहली बात कर चुका हूँ कि this picture is very wrong. In other words, is the mass of a subatomic particle just a form of its behavior and not a real property? मैथ में ऐसी क्या अजीब बात है जो कि उसकी अलग से बात करनी पड़ रही है. खैर, ओके, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं इसको. द क्वेश्चन अराइजेज दैट इफ़ द इलेक्ट्रॉन passes थ्रू अ डबल स्लिट एज अ वेव, what happens to its mass at that moment? One would think that the moment when the electron was passing the slits, it had turned massless. कौन है ये वन कौन है जो ये थिंक कर रहा है? ओके, खैर. Or one could say that it simply ceases to exist. इन दोनों ये जो वंस है ना जो ये समझ रहे हैं, इन दोनों ने शायद LSD की हुई है. I'm not sure. खैर, लेकिन interestingly in this experiment the electron was made to move with 40% of the speed of light. Okay. Through a lot of speed. Still it is not enough for the particle to be converted into a wave. Oh my God, this is so wrong. This is funny. Actually, this is funny. So ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर स्पीड पे oh my God,
ऐसा नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर स्पीड पे भेजना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को वेव में कन्वर्ट करने के लिए। इनफैक्ट अगर आपने ए लेवल सॉरी इनफैक्ट अगर आपने ए लेवल की या फिर एफएससी लेवल की फिजिक्स पढ़ी हो, तो वहाँ पे आपको वो ह्यूमन बींग्स की वेवलेंथ कैलकुलेट करने को कह रही होती हैं, जो कि अबाउट 1 प्लांक लेंथ के इक्वल आती है। तो जो नॉर्मल स्पीड्स जिन पे हम वॉक करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 10 मीटर पर सेकंड, तो काफ़ी ज़्यादा है, वो तो रन करने की स्पीड होती है। अगर आप 5 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो, तो उस पर आप वेव लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो डी ब्रॉय रिलेशन से। तो ये कहना कि कहाँ गया, ये कहना कि it is still not enough for the particle to be converted into a wave as predicted by is equal to mc square. Rather, it seems that the electron is at will to keep changing its form from mass to wave and back whenever it deems. इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के साथ सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि पार्टिकल विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी इफ़ इट मूव्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का यार अगर आइंस्टाइन आज जिंदा होता ना, तो वो ये कहता कि यार क्यों प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो सी स्क्वायर आ गया है। बिकॉज कम ऑन, सी स्क्वायर इज़ जस्ट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इन फैक्ट पार्टिकल फिजिक्स में हम ऐसे यूनिट्स यूज़ करते हैं जहाँ पे सी को हम 1 रखते हैं, राइट। सो ई इज इक्वल टू एम in particle physics, right? So c square is just a क्या कहना चाहिए, it's just a proportionality constant. इसके अलावा कुछ भी नहीं है वो। इनफैक्ट मैं आपको ऐसी इक्वेशंस बता सकता हूँ जो कि कई दफ़ा हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में यूज़ करते हैं, जहाँ पे c जो है वो आता है, राइट। लेकिन वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में पार्टिकल्स जो हैं, जो कि मैसिव पार्टिकल्स होते हैं, वो कन्वर्ट उनके मैस का कुछ पार्ट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बट वो सारे के सारे मैसिव पार्टिकल्स हैं। एंड मैनी अ टाइम्स ऐसा भी होता है कि एक पार्टिकल स्टेशनरी हो और वो डिसइंटीग्रेट करे अगर, तो उसकी एनर्जी का कुछ पार्ट उसके मैस का कुछ पार्ट मैस का कुछ पार्ट एनर्जी बच जाता है, लेकिन वो पार्टिकल स्टेशनरी है, इट्स नॉट इवन मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना, आई थिंक मुझे जहाँ तक समझ आई है इस सेंटेंस की, वो यही है कि चूँकि उन्होंने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन वॉज मेड टू मूव विद 40% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज़ स्टिल नॉट इनफ फॉर द पार्टिकल टू बी कन्वर्टेड टू वेव। तो शायद ये समझ रही हैं, क्योंकि इस आर्टिकल की ऑथर जो है वो फीमेल है। ओके, सो फीमेल है, तो उन्होंने शायद ये समझा है कि यू नीड टू मूव विद स्पीड ऑफ लाइट इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड टू अ वेव। खैर, सो इफ मैथ इज़ अ रिलेटिव थिंग, oh my god, okay, then what is the reality of the real world? Okay, perhaps the urge to कहाँ था मैं, okay, perhaps the urge to ascertain the real has had physicists to come up with the standard model, which does not look so much like a chart of subatomic particles but rather a chart of their observed properties or behaviors. क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स जो होते हैं, दे आर नथिंग बट डिफरेंट स्टेट्स। क्वांटम फील्ड थ्योरी में कहना चाहिए मुझे असल में। क्वांटम फील्ड थ्योरी में पार्टिकल्स जो हैं वो कुछ भी नहीं है सिवाय डिफरेंट स्टेट्स, राइट। हम स्टेट्स को लेबल कैसे करते हैं? उनकी एट्रीब्यूट्स से। फॉर एग्जांपल हम मैसलेस पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम लेबल करते हैं यूजिंग समथिंग नोन एज हेलिसिटी, राइट, क्योंकि मैथ तो ज़ीरो है, मैथ को लेबल करने की ज़रूरत नहीं है। और मैसिव पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम 2 चीज़ों से लेबल करते हैं, एक उनका मैस और एक उनका स्पिन, राइट। वेल एक्चुअली ये रिलेटेड है एक और टेक्निकल चीज़ से, और टेक्निकल चीज़ ये है कि क्वांटम फील्ड थ्योरी जो है वो पोइनकारी इन्वेरिएंट होती है, और पोइनकारी ग्रुप के 2 कैज़मियर ऑपरेटर्स होते हैं जिनको मोमेंटम स्क्वायर और पाउली लुबांस्की वेक्टर स्क्वायर कहते हैं। मोमेंटम स्क्वायर जो है उससे रिलेटेड कंजर्व क्वांटिटी जो है वो मैस स्क्वायर है, और पाउली लुबांस्की वेक्टर जो है वो उससे रिलेटेड क्वांटिटी जो है वो स्पिन स्क्वायर है। और एक्चुअली मैसलेस पार्टिकल्स के केस में स्पिन स्क्वायर जो है उसको आप हेलिसिटी स्क्वायर के तौर पे कह सकते हो। एक्चुअली थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हम डिफरेंट, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो कुछ भी नहीं है सिवाय स्टेट्स के, तो पार्टिकल्स को लेबल करना इज़ द सेम एज उन स्टेट्स को लेबल करना। और यहाँ जो लिखा हुआ है कि इट लुक्स लाइक अ चार्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर्स, वेल आप पार्टिकल्स को लेबल अगर करना चाहते हो तो यू हैव टू लिस्ट देयर प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा पार्टिकल्स को लेबल करने का कोई तरीका नहीं है, राइट। ओके, फिजिसिस्ट्स हैव ऑफन सेड दैट नोबडी अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स, बट दैट मस्ट बी
that must be true because before we could even know what it actually means, it has branched into several branches that we have made the comprehension of the ideas within it even more cumbersome, as if more physicists try to find simpler solutions, the more they are entangled deeper into the paradoxical world of the quantum. Nevertheless, the human mind urges to comprehend phenomena even when what? The human mind urges to comprehend phenomena even when the empirical evidence is not there. Well, ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो होता है, लेकिन इससे पहले ही जो उन्होंने कहा हुआ है इसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई. इट सीम्स लाइक जिब्रिश. इफ फिजिसिस्ट ओके, सो इट हैज़ यहाँ से कि बिफोर वी कुड नो व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, it has branched into several branches that have made the comprehension of the ideas within it even more cumbersome. किस चीज़ के ब्रांचिंग की बात हो रही है यहाँ पे? I don't know. खैर, one can say that many times physicists work with reverse engineering, like if mass is not an यार mass का क्या इतना ज़्यादा ताल्लुक है यार? Suppose that we are talking about photons, तो वहाँ पे mass की ज़रूरत नहीं है. I don't know कि mass को इतनी central इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है इस आर्टिकल के अंदर. Okay, one can say that many times that physicists work with reverse engineering, like if mass is not an intrinsic property of the subatomic particles, and perhaps if it appears with some sort of interaction with something else. Well, actually, that's kind of true. And if that something is as widely distributed as all matter in the universe, then perhaps that something should be a field spread throughout. That field was mathematically constructed as the Higgs field, a field of force carrying waves that should exist throughout space, and somehow when this field interacts with that of electrons, their wave function collapses and they try to acquire mass. That's true. Well, actually, wave function collapse होने की कोई ज़रूरत नहीं है. Wave function collapse होने की कोई ज़रूरत नहीं है. एक तरह से हो सकती है, लेकिन एक्चुअली ओके, यहाँ पे दो बातें हैं. पहली बात तो ये है कि हिग्स फील्ड जो है वो किस तरह से मैस देती है तमाम पार्टिकल्स को एक्सेप्ट न्यूट्रिनोस. वो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी फिजिक्स है उसमें. यहाँ पे ये जो उन्होंने एंड में कहा हुआ है कि देयर वेव फंक्शन कोलैप्सेस एंड दे कम टू एक्वायर मैस. वेल, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अब जब उनका वेव फंक्शन कोलैप्स होगा तो एक्चुअली वो एक स्टेट में फॉल कर सकते हैं ऐसे पार्टिकल्स जो कि जिसको हम कहते हैं मैस आइगन स्टेट, यानी कि उनका एक डेफिनेट मैस होगा. लेकिन ये कहना गलत है कि व्हेन देयर वेव फंक्शन कोलैप्सेस देन दे एक्वायर मैस, राइट? एक्वायर मैस से अगर आपका मतलब ये है कि दे फॉल इनटू अ मैस आइगन स्टेट, तो फिर ठीक है, लेकिन आई थिंक इसको एक्वायर मैस के तौर पे नहीं लिखना चाहिए. ज़्यादा कोई क्रिटिसिज्म नहीं है इस पर्टिकुलर sentence पे. And this all would be happening in the measure of Planck lengths. That's so not true. Oh my god, I don't know how to react to this. Oh my god, you don't need to bring Planck lengths because okay, स्टैंडर्ड मॉडल का जो स्केल है वो क्या है? स्केल का मतलब क्या होता है? वेल, फिजिसिस्ट कभी कभी बात करते हुए आपको देखेंगे कि स्टैंडर्ड मॉडल का स्केल, जब भी वो स्केल कहें तो हम आम जिंदगी में हम स्केल से मतलब लेते हैं लेंथ स्केल. लेकिन ज़्यादातर पार्टिकल फिजिसिस्ट जो हैं वो जब स्केल की बात करते हैं तो उनका मतलब होता है एनर्जी स्केल. ठीक है, तो स्टैंडर्ड मॉडल का जो एनर्जी स्केल है वो अबाउट 100 GeV है. एक्चुअली ये सिर्फ एक रफ एस्टिमेट है. इसकी जो मोर प्रिसाइज वैल्यू है वो दरअसल मास ऑफ डब्ल्यू बोसॉन है. मास ऑफ डब्ल्यू बोसॉन जो है वो ऑलमोस्ट 81 GeVs है, राइट? तो 81 GeVs जो है वो आप कह सकते हो कि वो स्टैंडर्ड मॉडल का स्केल है. 81 GeVs जो है वो बहुत छोटी एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू उस एनर्जी के जो कि कॉरेस्पॉन्ड करती है प्लांक लेंथ को. एक्चुअली स्टैंडर्ड मॉडल में स्टैंडर्ड मॉडल कह रहा हूँ, सॉरी, पार्टिकल फिजिक्स में हर एनर्जी स्केल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक लेंथ स्केल होता है. वो लेंथ स्केल जो प्लांक लेंथ को कॉरेस्पॉन्ड करता है वो दरअसल 10⁻⁻35 मीटर्स है, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे. लेकिन वो लेंथ स्केल, सॉरी, वो एनर्जी स्केल जो प्लांक लेंथ को कॉरेस्पॉन्ड करता है वो दरअसल 10⁻19 GeVs है. 10⁻19 GeVs. और जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसका लेंथ स्केल 100 GeVs है, तो 10⁻2 GeVs यानी कि. तो जो स्टैंडर्ड मॉडल का तमाम फिनोमिना है, ठीक है,
वो प्लांक लेंथ पे नहीं होता, वो उस लेंथ स्केल पे होगा जो कि कॉरिस्पॉन्ड करता है स्टैंडर्ड मॉडल के लेंथ स्केल को, राइट। सो इस स्टैंडर्ड मॉडल के फिनोमिना के अंदर प्लांक स्केल को लाना इट्स जस्ट स्टूपिड, right? It's just stupid. Okay, and the discovery of the Higgs boson in 2012 stamped on. Okay, that's true. Okay, but Planck length को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. So a conceptual world that arises from all this is a world of wave fields that are always in motion because a wave is nothing but a movement of massless energy. Massless energy क्या है? ये gibberish है. This is क्या है यार? I don't know. क्या कहूँ मैं? But a movement of massless energy, because a wave is nothing but a movement of massless energy. Wave is actually nothing but a, क्या कहना चाहिए, propagation of a disturbance. वो कोई भी disturbance हो सकती है. It can be electromagnetic wave, it can be a rope wave, water waves, but movement of massless energy. Come on, massive energy कौन सी होती है, मुझे ये बताओ. अजीब है. Okay, and a world of interacting fields as one field passes through another. क्या मतलब है इस चीज़ का कि one field passes, fields passes through ऐसे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जैसे ये कोई physical objects हैं. Fields जो हैं वो physical objects नहीं होते हैं, they exist but उनको measure नहीं किया जा सकता. मैं ये कहना चाह रहा हूँ. क्वांटम मैकेनिक्स में एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है दो तरह के फिज़िकल क्वांटिटीज़ में. फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं कहना चाहिए, क्वांटिटीज़ में कहना चाहिए. दो तरह की क्वांटिटीज़ में बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है. एक वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम कहते हैं नॉन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़, जिनको अनफिज़िकल क्वांटिटीज़ भी कहा जा सकता है. अनफिज़िकल कहना बेहतर नहीं है, लेकिन नॉन ऑब्जर्वेबल्स कहना बेहतर है. और एक वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि ऑब्जर्वेबल्स होते हैं. तो फील्ड जो है वो ऑब्जर्वेबल्स नहीं होते हैं. क्वांटम फील्ड थ्योरी में जो ऑब्जर्वेबल्स होते हैं वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन उनको हम कहते हैं एंड पॉइंट फंक्शंस, राइट. तो फील्ड्स नहीं आती हैं उनमें, राइट. तो फील्ड कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है कि ऐसे कोई दीवार है इस फील्ड की और उस फील्ड की एक और दीवार है और वो पास कर रही हैं एक दूसरे में से. तो ये जो सेंटेंस है कि वन फील्ड पासिस थ्रू अनदर, इट डजंट मेक सेंस. And a world of mass creation whenever the waves collapse due to interaction. Waves collapse due to interaction. You know, I don't know मैं क्या कहूँ इस पे. वेव फंक्शन जो है वो इंटरेक्शंस की वजह से कोलैप्स नहीं करता. वेव फंक्शन जो है वो मेजरमेंट की वजह से कोलैप्स करता है. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एटम जो है वो किसी भी स्टेट में हो सकता है अनलेस कि हम उसको मेजर ना करें उसकी, फॉर एग्जांपल एनर्जी को, हाइड्रोजन एटम की, तो हमें ये नहीं हमें ये पता नहीं लगेगा कि वो किस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में है. बट इंटरेक्शन हर वक्त हो रही है उसके अंदर, राइट. लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वक्त वेव फंक्शन कोलैप्स हो रहा है उसका. ओके, कहाँ पे था मैं? Surely as much as the theory and its math may be complex, it's a long way from explaining all the permanent massive structures in the universe that seem to be unaffected by fields that may be passing through them all the time. पता नहीं कौन से structures की बात हो रही है. खैर, all this reductionism, which has been the attempt to find reality at its most elementary basis, and which was promising to find the simple theory of everything that would explain everything throughout the sciences, seem to be getting more and more befuddled in its own befuddled in its own perplexities, and seems very far from explaining reality that seems to be playing very differently at different levels of experience. Well, yeah, okay, that's true कि reductionism पे बहुत serious ऑब्जेक्शंस हैं, बड़े अच्छे आर्गूमेंट्स हैं लोगों के, ख़ासतौर पे उन लोगों के जो कि कंडेंस मैटर फिज़िक्स में काम करते हैं. आई रिस्पेक्ट दोज आर्गूमेंट्स, बट वो ये नहीं है जो यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं. वो ये यहाँ पे जो प्रेजेंट किया गया आर्गूमेंट भी कोई नहीं है. ये सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही है. एंड सीम्स वेरी फार फ्रॉम, ओके, यू नो, मैं नॉर्मली किसी की इंसल्ट नहीं करता हूँ. मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ इस आर्टिकल के बारे में, इट्स नॉट इंसल्ट, इट्स जस्ट फैक्ट्स. मैं फैक्ट्स रख रहा हूँ बस सामने आपके. यू मे लाइक देम और यू मे नॉट लाइक देम.
Okay, so the laws of physics are totally different at the astronomical level from what they are at the quantum level. Well, ये कहना गलत है कि laws okay, अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारी जो अभी तक करंट अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को रिकंसाइल नहीं किया गया सही तरह से अभी तक, तो उस सेंस में चलो उस सेंस में मैं कह सकता हूँ कि चलो ठीक है ये. एंड फ्रॉम हाउ थिंग्स वर्क एट द ह्यूमन लेवल साइजेस, there is nothing special at human level sizes, right? General relativity human level sizes पे भी ठीक है, right? In fact, if you move your arm fast enough, you can generate gravitational waves, right? तो human level size पे कोई अजीब सा डिफरेंस नहीं आ जाता लॉज ऑफ फिजिक्स में, तो इसको मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट? ओके, दे आर completely different from the chemical world, from what they are for the biological world. Oh my god. Oh my god. This is the most stupid thing that I have, read in many months probably. And they are different for the chemical world and from what they are for the biological world. Laws are not different. Laws are not different. अगर आप ये कहना चाहते हो कि there are some things that are emergent, तो explicitly mention करो कि you are talking about emergence, but you're not saying that. You are saying that the laws of physics are different. That's wrong. That's as wrong as it can get, right? Okay, and so far the chemists, the biologists and the physicists have no ground in common. ICTP में एक recently एक प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसका नाम है quantitative biology, and that's nothing more than using physics in biology. There are some research groups जो कि काम करते हैं quantum biology के ऊपर. तो मैं ईमेल करता हूँ उन लोगों को कि यार ये पढ़ लो, आप तो पता नहीं किस चीज़ के पीछे जा रहे हो, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ है कि केमिस्ट्स, बायोलॉजिस्ट्स एंड फिजिसिस्ट्स हैव नो ग्राउंड्स इन कॉमन. मैडम मैरी क्यूरी जो है वो एक एग्जांपल है ऐसे साइंटिस्ट की, और आई थिंक एक्चुअली वो वाहिद इंसान है आज तक जिन्होंने ये काम किया हुआ है. किसी मैन ने ये काम नहीं किया आज तक, कि शी हैज़ अ नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री. ये किसी ने नहीं किया आज तक. एंड बट यहाँ पे उनको नहीं पता था कि शायद एक वक्त आएगा जब लिखा जाएगा कि केमिस्ट्स एंड फिजिसिस्ट्स हैव नो ग्राउंड इन कॉमन. देयर इज़ अ होल फील्ड कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री. एक्चुअली देयर इज़ अ होल फील्ड कॉल्ड, मैंने एक बुक देखी थी, उसका नाम था बायोफिज़िक्स, राइट? सो एक्चुअली जो न्यूरॉन्स हैं कई दफ़ा उनको मॉडल किया जाता है यूजिंग एन इन्फिनिट सीरीज ऑफ रजिस्टर्स, राइट? बिकॉज वो बड़े अच्छे मॉडल्स बनते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स आर नथिंग बट वायर्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जा रहे हैं. कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, लेकिन एक्चुअली इट्स नथिंग बट अ सीरीज ऑफ रजिस्टर्स, राइट? इसको मॉडल किया जा सकता है वैसे. बट और ये मैंने पढ़ा था आई थिंक 2014 में, बट मुझे नहीं पता था कि 2021 में मैं ये पढ़ूंगा कि केमिस्ट्स, बायोलॉजिस्ट्स एंड फिजिसिस्ट्स हैव नो ग्राउंड्स इन कॉमन. दिस इज़ फनी. It's not even stupid. यहाँ पे एक्चुअली वो जो वुल्फगैंग पाउली का एक बहुत मशहूर कोट है ना कि इट्स नॉट इवन रॉन्ग, यहाँ पे सबसे फिट बैठता है वो. दिस इज़ नॉट इवन रॉन्ग, दिस इज़ नॉट इवन अ स्टेटमेंट, दिस इज़ जस्ट a lame joke. That's it. Okay. The desubstantiation, okay, of mass. I don't know क्यों ये लिखने की ज़रूरत है ये. However, does drag us into the thought that the material world, with all its sensibility, is just a figment of our perception, our imagination. If my mass is there just because all my electrons have to behave that way, because they are being observed by certain observers, which observers, and may behave completely differently in other observer settings, then is this observer setting the permanent eventual reality that scientists are endeavoring to find? No. ओके, थैंक गॉड ये ख़त्म हो गया आर्टिकल. ये इस आर्टिकल पे रिएक्ट करने का, इस आर्टिकल पे रिएक्ट करने आई डोंट नो इसको रिएक्शन भी करना चाहिए. इस आर्टिकल को रीड करने का एक बड़ा मकसद ये है कि ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पब्लिश हुआ है. दिस इज़ ये ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है जो कि एक थर्ड क्लास का न्यूज़पेपर हो. इट्स अ नेशनल न्यूज़पेपर, राइट? कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लोग हैं उनको पता था कि दिस इज़ ऑल बुलशिट और फिर भी उन्होंने पब्लिश कर दिया.
राइट। सो अगर वो कोई उन लोगों में से कोई देख रहा है या देख रही है जो कि लिंक्ड है एक्सप्रेस ट्रिब्यून से, तो यार कम ऑन, जस्ट रिमूव दिस इज़ अटर नॉनसेंस। और मैं कोई ना क्या कहते हैं पॉपुलर साइंस पढ़ने वाला बंदा नहीं हूँ। आई एम PhD स्टूडेंट इन थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी में मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं US में रहता हूँ। सो एक्चुअली यू डोंट नीड टू बी अ PhD स्टूडेंट, you don't need to be a PhD student to decipher this, right? एक्चुअली कुछ है ही नहीं इसके अंदर डिसाइफर करने के लिए, बट यू डोंट नीड टू बी अ PhD स्टूडेंट टू नो कि दिस इज़ नॉनसेंस, राइट? और मसला ये है कि कई सारे अडल्ट्स हैं, और एक्चुअली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में ही है, जो कि सही समझते हैं इस तरह की चीज़ों को, राइट? तो दिस इज़ सैड। आई डोंट नो कि मैं क्या कहूँ इसके बारे में। और खैर, तो आई थिंक मैं वीडियो एंड कर सकता हूँ यहाँ पे। मैंने इस आर्टिकल के वजह से आई डोंट नो ये रात को मैं कितने बजे शूट कर रहा हूँ वीडियो, आई थिंक रात के 2 बजे शूट कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। सो मैं तभी शूट करनी थी ऑब्वियसली जब मेरे पास कुछ और काम करने के लिए ना होता, बिकॉज इस आर्टिकल को पढ़ने से बेहतर है कि मैं सो जाऊँ। खैर, सो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।